हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बिकम अ मेंबर इफ पॉसिबल। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इलेक्शन काउंटिंग यानी कि 4 जून को मौजूद रहेंगे काउंटिंग हॉल में, यानी कि पोलिंग एजेंट्स, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी के और भी जो लीडर्स होंगे उनके लिए ये वीडियो खास तौर पे बहुत जरूरी है। सो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी उसका जवाब आपको देने के लिए। आज का ये वीडियो इस मैटर पे है जिसका आपको बिल्कुल जिसकी जरूरत पड़ेगी। 4 जून को एटलीस्ट इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ये रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। ये जजमेंट 26 अप्रैल को ईवीएम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे आता है और जीत नहीं पाता है, उसके पास ये राइट होगा कि वो इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन ऑफिसर से वहां पर ईवीएम और वीवीपैट की वेरिफिकेशन और चेकिंग की रिक्वेस्ट दे सके और ये उसे 7 दिनों के अंदर देना है, यानी कि 4 जून से और 7 दिन के अंदर विद इन 7 डेज उसको ये रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को देना होगा अगर उसके मन में कोई भी आशंका है ईवीएम और वीवीपैट की मैनिपुलेशन से रिलेटेड। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाया जहां पर मैंने एक फॉर्मर रिटर्निंग ऑफिसर कन्नन गोपीनाथन से और एक आईआईटीएन सुभाषीष बैनर्जी जो कि कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट है, उनसे दोनों से मैंने बात की थी। उन दोनों ने इस बारे में भी मुझे समझाया था कि क्या है। और आज का ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की है कि आखिर ये जो जजमेंट में लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ईवीएम और वीवीपैट को चेक या वेरीफाई करेगा। तो पहले, इसके पहले कि मैं और डिटेल्स में जाऊं, मैं आपको ये बता दूं कि आखिर जजमेंट में लिखा क्या है। दूसरी बात आप ये भी जान लीजिए कि पिटिशनर्स ने कभी भी ये डिमांड नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट से कि ईवीएम और वीवीपैट का वेरिफिकेशन हो, लेकिन जज ने ट्रांसपेरेंसी के लिए शायद उन्होंने कहा कि इस चीज को मेंशन किया है। अब जजमेंट में क्या कह रहे हैं कि द बर्ड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर in 5% of the EVMs, that is the control unit, ballot unit and the VVPAT per assembly constituency or per assembly segment of a parliamentary constituency shall be checked and verified by the team of engineers from the manufacturers of the EVMs post the announcement of the results for any tampering or modification on a written request made by the candidate who are at second or third position behind the highest polled candidate। तो इसका सिंपल सा मतलब जितना मुझे समझ में आया, आप भी पढ़िएगा एक बार जजमेंट, कि कोई भी कैंडिडेट यानी कि जो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आया है वो रिक्वेस्ट कर सकता है अगर उसके मन में कोई शंका है कि किसी तरह की टैंपरिंग या मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन हुई है ईवीएम के साथ, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि इनके जो भी ईवीएम्स है और वीवीपैट्स है उनकी चेक और वेरिफिकेशन हो, और वो भी 5% ऑफ पर असेंबली सेगमेंट, यानी कि 5% ईवीएम्स हर एक असेंबली सेगमेंट जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा उनके, उसकी रिक्वेस्ट वो डाल सकता है। और इसका चेकिंग और वेरिफिकेशन कौन करेगा? इसको चेक और वेरीफाई करेंगे इंजीनियर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि जो ईवीएम और वीवीपैट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हीं के इंजीनियर्स इसको चेक और वेरीफाई करेंगे। बीईएल और ईसीआईएल, ये दो कंपनीज हैं जो पीएसयूज हैं जो कि ईवीएम्स और वीवीपैट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये इसमें इस जजमेंट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर
ये तो चलिए ठीक है कि आप 7 दिनों में रिक्वेस्ट डालिएगा, और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है जजमेंट कि ये जो एक्सपेंस आएगा इसको चेक करने का, पूरे प्रोसेस को वो कैंडिडेट को बेयर करना पड़ेगा, यानी कि उसे देना पड़ेगा, और वो डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन की कितना कॉस्ट आएगा। अगर किसी तरह का टैंपरिंग या मैनिपुलेशन दिखता है ईवीएम में, तो उसका कॉस्ट फिर ईसीआई झेलेगा। तो मुद्दा अब यहाँ पर मेन दो चीजें, एक तो जो मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया है, जो कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स हैं या एथिकल हैकर्स हैं जो कि इस पूरे इशू से डील करते हैं, उन्होंने कहा है कि चेक एंड वेरीफाई बाय द इंजीनियर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, ये एक प्रॉब्लमैटिक एरिया, क्योंकि मेकर्स कांट बी द चेकर्स। इसका सिंपल मतलब यह है कि जिन्होंने ये चीज मैन्युफैक्चर किया है वो ही चेक नहीं कर सकते एज पर दी कंप्यूटर साइंस नॉर्म बोल लीजिए, या जो तरीका फॉलो किया जाता है, जो हमने देखा है जिस तरीके से इन चीजों को चेक किया जाता है। आपको भी पता होगा कि एथिकल हैकर्स को हायर किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए, एप्लीकेशन को चेक करने के लिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन चीजों को चेक एंड वेरीफाई करने के लिए पहली बात तो इंजीनियर्स को उनको नहीं देना चाहिए जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, रादर प्राइवेट इंजीनियर्स को इंगेज करना चाहिए चेक इन वेरिफिकेशन के लिए। तभी ये एक फुल प्रूफ माना जाएगा कि हाँ, एक प्राइवेट इंजीनियर्स इंगेज किए गए थे जिन्होंने इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाई है। दूसरी बात, दूसरी चीज जो उन्होंने एक्सपर्ट्स ने कहा है कि चेक्ड एंड वेरीफाइड, ये जो दो शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जजमेंट में कहा है कि आप माइक्रो कंट्रोलर्स को चेक एंड वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से कर सकते हैं ये क्लियर नहीं है, ये एक एम्बिगुअस है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से ये नहीं कहा गया है कि आपको इस तरीके से चेक करना है ईवीएम मशीन को और वीवीपैट मशीन को। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है वो फंक्शनल टेस्टिंग करें इसको, यानी कि ईवीएम में जैसे मॉक पोल कंडक्ट किया जाता है, ईवीएम में 50 वोट डाले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो 50 वोट उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को गए हैं कि नहीं, और वीवीपैट में भी अकॉर्डिंगली उसको टैली किया जाता है कि वो 50 वोट उसी पॉलिटिकल पार्टी को गए हैं कि नहीं, और क्रॉस वेरिफिकेशन। ये एक तरह का फंक्शनल टेस्टिंग किया जा सकता है, एक ऑप्शन उन्होंने बताया। बट इसके अलावा क्या और तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है माइक्रो कंट्रोलर जो हर एक बीयू सीयू वीवीपैट में अलग अलग होता है, तो उन माइक्रो कंट्रोलर्स को आप कैसे चेक इन वेरीफाई करेंगे, वो शायद फंक्शनल टेस्टिंग में ना हो सके, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये जो दो वर्ड्स है चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय द इंजीनियर्स, ये बहुत ही अनक्लियर है, और इस पर शायद इलेक्शन कमीशन ही कुछ कह सके कि आखिर वो करेंगे कैसे, क्योंकि अब 4 जून बहुत दूर नहीं है और इस मैटर पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा 4 जून को। अगर कोई भी कंटेस्टेंट ने ये दावा कर दिया कि मुझे तो शंका है कि ईवीएम और वीवीपैट में किसी तरह की टैंपरिंग हुई है और मुझे चाहिए कि ये चेक और वेरीफाई किया जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसे कैसे करते हैं ये हमें क्लियर नहीं है। तो उम्मीद तो यही की जा रही कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन इस पर गौर कर रहे हो और इसका कुछ नॉर्म्स या रूल्स बना रहे हो कि अगर कोई कैंडिडेट इसको डिमांड करता है तो वो किस तरह से करेंगे। एक चीज और आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन, जहां तक इस इंस्टीट्यूशन का सवाल है, दे फॉलो द रूल्स। जो भी इलेक्शन रूल में लिखा होता है वो सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स, या डीईओ हो या सीईओ, सबको वो हैंडबुक या वो जो जर्नल है उसे फॉलो करना पड़ता है। तो उसी तरह अगर इस तरह का कोई रिक्वेस्ट आता है 4 जून को कैंडिडेट्स की तरफ से, तब इलेक्शन कमीशन किस तरह के स्टेप्स लेंगे, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, या अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं होने के कारण किसी तरह का केओस होगा। तो ये सारे इश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये जजमेंट के तहत वो मांग सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट जो सेकंड और थर्ड पोजीशन में आया है
वो इसको डिमांड कर सकता है। एक और बात बता दूं कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि SLU यानी कि सिंबल लोडिंग यूनिट, जो कि एक अलग छोटा सा हार्डवेयर है जिसके जरिए सिंबल अपलोड किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स को अपलोड किया जाता है वीवीपैट पर, उस पर्टिकुलर यूनिट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 45 दिनों तक यानी कि 45 डेज तक उसे प्रिजर्व करके रखा जाएगा, उस पर सील किया जाएगा और उस SLU की अगर जरूरत पड़ेगी तब उसे निकाल कर उसे भी टेस्ट किया जाएगा कि किसी तरह का कोई मैलवेयर तो नहीं था जब वो अपलोड किया गया। तो वो जो SLU है वो उसका भी एक ऑफकोर्स कोई सीरियल नंबर होगा। हालांकि ये जब तक ये जजमेंट आया था तब तक 2 फेजेस खत्म हो चुके थे। उम्मीद करते हैं कि थर्ड फेज से ये सारे SLUs को प्रिजर्व किया जाएगा। लेकिन अब वो SLU किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सारे SLUs मिले हैं, रखे गए, एक्चुअली में रखे गए कि नहीं, और जो SLUs फर्स्ट और सेकंड फेज के थे वो तो इस्तेमाल नहीं हुए। अगर किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट या सेकंड फेज के कैंडिडेट ने चैलेंज किया तब उस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। तो ये सारे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस जजमेंट के बेसिस पे कि आखिर इलेक्शन कमीशन करेंगे क्या, क्या वो फुल्ली इक्विप्ड है। इस जजमेंट से एक फायदा तो हो गया कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिसने जो इलेक्शन हारता है, अगर उसे किसी भी तरह का डाउट है टैंपरिंग या मैनिपुलेशन का, तो अब उनके पास ये राइट है कि वो इमीडिएटली उस पर सवाल उठाए, कंप्लेंट फाइल करे और इस पर्टिकुलर ईवीएम या वीवीपैट जो भी उनकी पोलिंग बूथ्स में थे जिस पे उन्हें शक है उसकी जांच करवाएं। ये फैसिलिटी यानी कि ये ऑप्शन पहले नहीं था और ये पहली बार इस इलेक्शन में उन्हें मिला है। तब हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी लूजिंग कैंडिडेट होते हैं वो ब्लेम करते हैं ईवीएम और वीवीपैट के, लेकिन इस बार वो ब्लेम सिर्फ नहीं कर सकते, उन्हें एक्शन भी लेना होगा। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर खाली बात से कोई फायदा नहीं है। तो इस मैटर में ये जजमेंट में सबसे बड़ा फायदा अब होगा ये कि अब अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को शक है तो वो इमीडिएटली जाकर इस पे आवाज उठा सकते हैं। इस जजमेंट में एक लाइन और जो बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आपको पढ़ देती हूँ कि द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर in consultation with the team of engineers shall certify the authenticity, intactness of the burnt memory microcontroller after verification process is conduct। तो यानी कि DEO की जिम्मेदारी हो गई है टेक्निकली कि वो इंजीनियर्स की टीम के साथ इसको वेरीफाई करे, ऑथेंटिकेट करे कि वो जो मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर है ईवीएम के अंदर या वीवीपैट या CUBU उन सब के अंदर क्या वो इंटैक्ट है कि नहीं, कि क्या उस पर किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है कि टैंपरिंग की गई है कि नहीं, वो सारी चीजों को चेक करने के। लेकिन अगेन एक सवाल फिर से मन में उठ रहा है कि अगर जिसने इसके साथ छेड़छाड़ की है अगर वो उसी पूरे टीम का हिस्सा होगा या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हो तो फिर वो बात कि हाँ वो प्रॉपर तरीके से चेकिंग हुई है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई है कि नहीं, वो चीज बिल्कुल मन में आएगा। इसीलिए कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स का कहना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का कहना, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरर्स के जरिए नहीं करवानी चाहिए थी, रैदर प्राइवेट इंजीनियर्स या प्राइवेट एक्सपर्ट्स को एंगेज करना चाहिए था ताकि किसी भी तरह का सवाल ना रह पाए, पूरी चीजें क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट की जाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मुझे एक्सपर्ट्स ने बताए, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि अगर कुछ डाउट ज्यादा आए तो इन सारे कैंडिडेट्स के मन में तो वो माइक्रो कंट्रोलर को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भी भेज सकते हैं एक प्राइवेट लैब में या गवर्नमेंट लैब में, जिस तरह से भी क्या वो सारी चीजें पॉसिबल होंगी, ये सब सवाल आ रहे हैं मन में। अभी मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता है, आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता इस बारे में, और इस बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि इस पे चर्चा हो क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है और इलेक्शन कमीशन को इस जजमेंट को पढ़ के एक बार फिर से उन्हें शायद एक पूरा रूल बनाना चाहिए या पॉइंट्स बनाने चाहिए कि हाँ ये एक मैनुअल की ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे अगर किसी कैंडिडेट ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन उठाया।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू सर्कुलेट दिस वीडियो ताकि और लोग विजिलेंट हो, इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो, खासतौर पे पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स जो कि काउंटिंग वाले दिन काउंटिंग हॉल में मौजूद होंगे। आपका ये हक है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप इसके बेसिस पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सिर्फ कहने से अब नहीं चलेगा कि ईवीएम की टैंपरिंग हुई है, आपको अब एक्शन लेने का हक है और आप एक्शन ले सकते हैं। सो I hope you circulate this